न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस हमें नजर भी आ रहा है और डिसीजन मेकिंग हमें नजर भी आ रही है। एंड ऑब्वियसली जंग मुझे नजर नहीं आती स्टेज पे कि कम होगी। यहाँ पे जो लोग नेगोशिएशन की भी बात करेंगे, आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई नेगोशिएट करेंगे, तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी होगा। और आपको क्या लगता है मुश्तबा खामनेई साहब की तैनाती से, जो कि यूनानिमस कहा जा रहा है कि मुतफ़िका फ़ैसला था मजलिस ख़बरगान का, उसके बाद क्या पैगाम अमेरिका को दिया गया? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर कोई कमेंट तो नहीं किया। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जो मज़ीद सख्तगिरी होगी ईरान के रवैये में, जो कि वो कह रहे थे कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद उनकी पसंद का कोई लीडर जो है वो बना दिया जाए, तो ये क्या पैगाम है जो ईरान की तरफ से दिया गया है? ये ट्रम्प साहब, मैं कल किसी से बात कर रहा था और आम इंसान से मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है ये जो ट्रम्प कह रहा था ना कि इनको नहीं लाना, देखो ले आए। ने कहा था कि तुमने कहा नहीं लेके आओ, हम जिद में लेके आएंगे। तो ये अजीब सी एक मैंने देखा कि एक वो है यहाँ पे लोगों को बिल्कुल यूनानिमसली, मैं जब स्ट्रीट्स पे निकला हूं तो मैंने देखा सड़कों पे रश भरा हुआ था। और जब अनाउंसमेंट हुई है मिस शिराजी, आप भी देखें कि वहां पे किस तरीके का सेंटिमेंट है लोगों का। तो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो ऑब्वियसली उनको बिल्कुल वेलकम किया। और मेरिट के हिसाब से भी अगर देखें तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई इज द लाइकली चॉइस। और क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट उनके पास है, वो एक वॉर हीरो हैं। 17 साल की उम्र में उन्होंने जंग लड़ी, वो 17 साल उन्होंने दरसे खारिज और जो मदरसा इनका है, बहुत पॉपुलर टीचर भी रहे हैं। और सपोर्ट भी उनका मिलिट्री क्लास के साथ जो सपोर्ट रहा है, जो सिपा के साथ और इन सब चीजों के साथ, वो बहुत ज्यादा रहा है। सो ही वाज द प्रैक्टिकली द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर द पीपल एंड फॉर द खबरगान। मैंने 3 घंटे पहले, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, उससे 3 घंटे पहले मैंने ट्वीट डाला था कि द इलेक्शन हैज बिन डन, हो गया, अनाउंसमेंट का वेट करें। देखिए वहां पे ये हो रहा था कि मुस्तफा खामनेई, उल्टा मुस्तफा खामनेई, ये होता है ना कि बंदा रेस में दौड़ा था। ईरान के अंदर जो खबरगान का सिस्टम है उसमें रेस में नहीं दौड़ते लोग। जो मुस्तैदीन हैं वो 88 मेंबर्स अपनी अपनी राय देते हैं कि उनके हिसाब से किसको इलेक्ट होना चाहिए एज द सुप्रीम लीडर। और प्रॉब्लम ये हो रहा था, जहां तक मुझे पता है, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मुस्तफा खामनेई खुद नहीं मान रहे थे कि भाई मुझे आप नहीं बनाओ। तो खबरगान बहरहाल उन्होंने मेजोरिटी के हिसाब से उन्होंने कंसेंसस, ओवरवेलमिंग, और खुद आयतुल्लाह खामनेई भी नहीं चाहते थे कि वो उनकी जगह बने या उनके साहबजादे, वो उन्होंने जी 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 ये कहानियों में ऐसा लगता है कि आप वो, मतलब ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं सीरियसली, मतलब वीडियो पहले भी आयतुल्लाह खामनेई की भी आ गई थी, श्योर इनकी भी जो कोई अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो वो सामने आ जाएगी। बट मेरे तफसीलात के मुताबिक ये इशू हुआ था और उन्होंने इनफैक्ट आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने रेजिस्टेंस शो की थी कि भाई आप बेहतर होगा आप किसी और को देखें। और जो ये भी बताइएगा कि जो कल हमले हुए तेहरान पे, खास करके जो वहाँ पे जो ऑयल रिजर्व्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है? और 30 जो ज़ख़ीरे और तबाह हुए हैं उससे क्या नुकसान हुआ है? क्या मईशत को भी, और अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था ईरान के अंदर, अब कितना उसका असर होगा? मिश्रा जी देखें, मेरी अभी तक मेरा गला खराब है, मैं धुआं इतना था पूरे तेहरान के अंदर कि हम तो यहाँ से बैठे हुए बता रहे हैं, ईरान से सब बता रहे हैं, CNN, रशिया टुडे, सब लोग बता रहे हैं कि मतलब कैसे हालात हैं। इजराइल से बहरहाल नहीं पता क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मोक पूरा जो है तेहरान के ऊपर एक साया, काले बादल का साया भी छाया हुआ था। बारिश जो हुई, आप देखेंगी कि बारिश के अंदर काली, वो जो पानी जो गिर रहा है उसके अंदर कालक है, क्रूड की जो है वो ब्लैकनेस, बाकायदा स्टिकीनेस फील हो रही है। और इतनी सबकी, मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी फैमिली की भी, मेरी बेटी का सांस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। अगर शुक्र है बाद में बारिश हो गई तो ये इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत खतरनाक हमला था। और जो ना सिर्फ रिफाइनरीज के ऊपर और डिपोज के ऊपर मारा, जो डिसैलिनेशन के प्लांट के ऊपर जो उन्होंने हमला किया था वो भी बहुत खतरनाक था, और जिसकी वजह से 30 विलेजेस के अंदर पानी जो है वो अफेक्ट हुआ है। और जज्बा क्या है इस वक्त लड़ने का? कोई मतलब का वहाँ पे स्ट्रीट्स में लोग क्या कह रहे हैं? जाहिर है कि एक जंग है जो कि पता नहीं कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, वहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट क्या है? देखें, लोग जैसा कि मैंने कहा, लोग मेरे ख्याल में बदले के ऊपर जो है बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। और अभी उनकी बस मकसद यही है कि अमेरिका को, लोगों का एटलीस्ट सेंटिमेंट ये है कि आप अमेरिका और इसराइल को डिफीट करें। जबकि मुझे जो मतलब फीलिंग आ रही है, जाहिर है क्योंकि एक नया सुप्रीम लीडर आना है इस पोजीशन के अंदर, तो एक न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस भी लोगों को मिला है कि अब ये जो मुस्तफा खामनेई आए ये बदला लेंगे आके, या वो अटैक करेंगे अमेरिका को, वो इसराइल को जो है वो रिटेलिएट करेंगे स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली, जिस तरीके से वो चाहें। तो आई थिंक सेंटिमेंट और कॉन्फिडेंस लोगों का बड़ा है।
in terms of engaging with war rather than going away from war, क्योंकि demoralize करने की कोशिश भी की जा रही थी इरानियंस को। जॉन, आप हमारे साथ रहिए, मुझे पता है आपके यहाँ तारीख का वक्त है, लेकिन दोबारा भी हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। खालिद चिश्ती साहब और हमारे जो दीगर मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं इतनी देर में। खालिद चिश्ती साहब, आप क्या देख रहे हैं, कितनी अहम ये मरहले में जंग दाखिल हो गई है और नज़र क्या आ रहा है आपको रीजन के अंदर, ख़ास करके ईरान की जो इस वक्त पावर है वो कितनी उन्होंने इस्तेमाल की है, कितनी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नुकसानात हुए हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, कुछ आपका तबसरा चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस आसमा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो रिपोर्टेडली है, क्योंकि ईरान खुद तो अनाउंस नहीं कर रहा। इनके पास जो शाहिद ड्रोन है, कहा जा रहा है इनके पास तकरीबन 80,000 हैं, और 80,000 इसके बावजूद हैं कि इन्होंने रशिया को एक्सपोर्ट भी किए हैं जो उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इनके पास 50,000 के करीब जनरल पर्पस मिसाइल्स हैं। इनमें से 10,000 जो हैं वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं जो रिसोर्सेज बताते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत अबंडेंस है इनके पास वेपन्स की। और ख़ास तौर पर जो शाहिद ड्रोन है वो 10,000 से $20,000 तक है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने फायर किया भी मिडल ईस्ट के मुल्कों पर, और वहाँ से पैट्रियट चलवा दिए। और कितने पैट्रियट चलवा दिए वो मैं नहीं बताता आपको। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो कहा है, उन्होंने गिला किया है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ कि मुझे पूरी जंग के दौरान 200 पैट्रियट नहीं दिए गए, और इन्होंने खुद अपनी जंग में 8 दिनों में 2,000 पैट्रियट चला दिए हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी एग्जॉशन हो सकती है। और पैट्रियट मिसाइल जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिलियन डॉलर का एक पीस है, एक मिसाइल। तो एग्जॉशन तो बहुत ज्यादा हो रही है। जो ईरान की स्ट्रैटेजी है वो बहुत जबरदस्त है। बाकी मुल्कों पर मैं बाद में अर्ज करता हूं। देखिए, ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। एक, प्रोहिबिटिव एंड मोस्ट पेनफुल कॉज करना, जो उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी कर दी है, जो इजराइल को भी कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैं रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका इजराइल वाली ऑप्शन नहीं कह रहा। जो इनके पास कैपेसिटी है, आई थिंक एक पेनफुल प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करें, नंबर 1। नंबर 2, इनका ऑब्लिगेशन है टू सर्वाइव एंड सस्टेन। वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑयल रिफाइनरीज तबाह करेंगे या स्टोरेज पर करेंगे या स्पोर्ट्स स्टेडियम को मार देंगे, वो तो जाहिर है उनके रोकने के बस में नहीं है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बुनियादी तौर पर इन्होंने एक जज्बा, अपना जो विल टू फाइट है उसको नहीं गिरने देना, यानी रिजॉल्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिजॉल्व जो जॉन साहब भी कह रहे थे कि रिजॉल्व तो उन्होंने नया लीडर चुन के, उसी लीडर को चुन के जिसको अमेरिका नहीं चाहता था, एक मैसेज भेज दिया है कि हम हर वो चीज करेंगे जो हमें सूट करेगी, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको सूट करेगी। मैं एक मिसाल दे देता हूं। देखिए, हार्मोज, स्टेट ऑफ हार्मोज जब से बंद है, अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर होकर, प्रेसिडेंट ट्रंप इतनी दफा कह चुके हैं, उन्होंने कहा हम इंश्योरेंस भी देंगे, हम आपको मिलिट्री एस्कॉर्ट भी देंगे। लेकिन आप देख लें, आया तेल गुजर रहा है, तकरीबन 3 से 4 हजार शिप एंकरेज किए बैठे इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की अश्योरेंस को भी नहीं मान रहे। दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी है, उसकी डिग्री और कॉन्फिडेंस देख लें कि वो नहीं बिक रहा, यूं समझे। तो जब ये नहीं हो रहा, तो नेवल टर्म में 2 टर्म्स यूज की जाती हैं थोड़ी सी टेक्निकल, लेकिन मैं सिंपल कर देता हूं। एक होता है सी डिनायल और एक होता है सी कंट्रोल। सी डिनायल होता है कि ना हम खेलेंगे ना आपको खेलने देंगे। सी कंट्रोल होता है कि हमारे पास कंट्रोल है, हमारी मर्जी से कोई आएगा, हमारी मर्जी से जाएगा। अब आप देख लें, सी कंट्रोल जो हायर डिग्री है वो तो ईरान के पास है। वो कह रहे हैं हम जिसको जाने देंगे वो जाएगा, जिसको नहीं चाह रहे वो नहीं जाएगा। तो ये इटसेल्फ डिफेंसिव किया हुआ उन्होंने। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करके मैं क्लोज करूंगा। देखिए, रशिया और चाइना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रशिया बहुत खुश है ओवरऑल इस जंग से, इस सेंस में आई थिंक सबसे जो इत्मीनान हो रहा होगा इस जंग में वो प्रेसिडेंट पुतिन को हो रहा है। वो इस वजह से कि अमेरिकन सारी की मिलिट्री माइट, इनके इक्विपमेंट, इनके पैट्रियट, इनके इंटरसेप्टर्स, इनके सारे मिसाइल जो हैं वो फोकस हो गया उनका मिडिल ईस्ट की तरफ। तो वो खुश इस बात पे हैं कि अमेरिका का सारा फोकस यूक्रेन से हट के, इसीलिए तो ज़ेलेंस्की ने जो इतराज किया या एक ग्रीवेंसेस शो किए हैं, तो वो एक तो वो खुश है रूस इस वजह से कि डाइवर्जन हो गई। नंबर 2, अब वो तेल जो बेच रहा है वो कैश पे बेच रहा है रूस। तो जब कैश पे बेचेगा तो उसकी वॉर एफर्ट जनरेट और हो जाएगी यूक्रेन के खिलाफ। तो प्लस 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 चल रहा है। आखिरी बात चाइना की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन चाइना भी
اب رشیا سے کھلم کھلا تیل لے کر اپنے سٹوریج بہت بڑھا رہا ہے. نمبر 2 ایک مورل ریسنٹینسی چائنا کو یہ مل گئی ہے کہ جتنی پرولونگ ہوتی ہے امریکہ امبیرس ہو رہا ہے اتنا ہی امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جتنی جنگ پرولونگ ہوتی گی امریکہ اتنا ہی اور اسرائیل اتنا ہی کمزور نظر آئے گا اور نسبتاً ایران بہتر ریزولو کے ساتھ نظر آئے گا. ویری امپورٹنٹ سر, آپ نے مقصد وہی ہے, بالکل بہت اہم ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے کوئی انتہائی قدم اٹھایا جا سکے. کوئکلی مجھے ایک جواب دے دیجئے پھر میں پینل پہ آؤں کہ یہ انٹرسیپٹرز کہا جا رہا ہے کہ بہت کم ہیں, جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے پاس بھی اب کم رہ گئے ہیں, امریکہ کے پاس بھی ہیں, اور امریکہ جو بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن چائنا. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے اور پھر وہ انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ کچھ مزید اسلحہ ان کو بیچیں گے, تو اگر ایسا ہے تو پھر کتنی دیر تک پرولونگ کر سکتا ہے امریکہ اس جنگ کو؟ مس آسما, یہ بالکل میں سادہ مثال کر دیتا ہوں. یہ گاؤں کا وہ بدماش ہے جو ہر وقت اسلحہ نہیں رکھتا, لیکن خوف اس وقت اتنا رکھتا ہے کہ اس کے پاس ویپن نہ بھی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس ضرور اسلحہ ہوگا کوئی نہ کوئی. امریکہ نے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل بنانے تھے اور لائن اپ کرنے تھے, انہوں نے اس طرح اس لیول کا اور اتنا اشورڈ ڈسٹرکشن کا خوف ڈالا ہوا تھا پوری دنیا میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی لیے کہتے تھے کہ ہم انولنریبل ہیں, انونسبل ہیں. تو وہ بیک اتنا کر پایا ہے, وہ تو اب نظر آنا شروع ہوا ہے کہ ان کے ایکوپمنٹ, ان کے میزائلز, ان کے انٹرسیپٹر اتنے واقعی نہیں ہیں. کئی پارٹس پر ان کی کمپنیاں, آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ چائنا کی بیسک اسپیئر پارٹس کی مینوفیکچرنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا, ان کی کمپنیوں کی کیپیسٹی راتوں رات ڈبل ٹرپل ہو ہی نہیں سکتی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی بلا کر ان کمپنیوں کو کہا پروڈکشن ڈبل کرو, تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سمپل سائیکل بنا رہے ہیں ڈبل کر دیں گے. یہ ایکوپمنٹ, ملٹری مشینری, ایکسپلوسیو, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی, بہت چیزیں انوالوڈ ہیں. تو اب یہ اٹ سیلف شو کر رہا ہے کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. وہ 10-12 دن تک جنگ بالکل نہیں ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, اسی لیے انہوں نے انیشل ایک ہفتے کے اندر اتنے زیادہ انٹرسیپٹر میزائل چلائے ہیں جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو راشننگ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب, آپ نے ہمیں دیا. تیمور جھگڑا صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا اور پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ اثر تو صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا, اثر پوری دنیا پہ پڑے گا. اور بالخصوص میرے خیال میں جو مسلم امہ میں جو کمزوری ہے آج کے ٹائم پہ, اس کو بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا. آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں OIC کا نام سنا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے OIC کا نام سنا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے, جب یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی اس وقت میں, لیکن آپ نے پچھلے کچھ ٹائم میں سنا ہی نہیں ہے. جبکہ ایک انٹرا مسلم ایشو ہے ایران اور GCC کے ممالک کے درمیان. گلوبلی تو ایشو اس لیے ہے کہ ہم تو زیادہ فریجائل ہیں نا, ہماری تو اکانومی اپنے پیروں پہ ہے نہیں, اس لیے اس پہ میں آتا ہوں. لیکن گلوبلی اگر آپ یہی دیکھیں فریجلٹی کی بات تو صرف نہیں ہوتی نا. فریجلٹی کی اگر بات ہو تو آپ ایران کے ایکشن ہی دیکھ لیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جیت رہا ہے. ایران اس لیے تو نہیں جیت رہا نا کہ ایران امریکہ کا نقصان زیادہ کر رہا ہے. ایران اس لیے جیت رہا ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. ایران کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ خامنئی کے مرڈر کے بعد ہار تسلیم کر لے. وینزویلا میں بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. اور ایران کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ نیشنل انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہ کرے, بہت بڑی قیمت ادا کر کے. انہوں نے وہ مشکل چوائس لی. لیکن آج 10 دن بعد میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہے کہ میرے خیال میں جو وہ پیریڈ تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ فورس کر سکتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو, اس پیریڈ سے ہم نکل گئے. ابھی یہ ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھا ہے جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی, جب پہلے ہفتے 2 میں ختم نہیں ہوئی, 4 سال بعد بھی چل رہی ہے. اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جنگ مہینہ 2, 3, 4 رہی تو پوری دنیا کی اکانومی پہ بڑے خوفناک اثر پڑیں گے. ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ دوست ہیں جو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں, سعودی, UAE, ان کی اکانومیز پہ بہت سخت اثر پڑے گا.
चाइना पे भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है जितनी उसको एनर्जी चाहिए या जो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जब दुनिया में रिसेशन आएगी तो चाइना पे भी आएगी। तो खास ऐसे करके हालात ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है हाँ उसके जी। बाद तो उनको अब काफी इसमें मुझे तो दो लेसन ही नजर आते हैं जो हम बार बार नहीं सीखते। एक ये कि देखें, अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ ना फॉरेन पॉलिसी में खुशामद है, ना किसी को नोबेल प्राइज देना है, ना बोर्ड्स ऑफ पीस ज्वाइन करना है। अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हम इंटरनली एक पॉलिटिकली स्टेबल सिस्टम, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम जो कि जंगों को और ग्लोबल हालात को ज्यादा रेजिलिएंट हो करते हैं। वो डेवलप बिल्कुल। करें, और जब तक हम वो नहीं वेरी करेंगे इंपॉर्टेंट ये लेकिन उसके साथ साथ इकॉनमी भी, ईरान की अपनी इकॉनमी थी, इंडिजिनस थी, इसलिए उन्होंने सर्वाइव भी कर